ध्यान दीजिए इधर। कल मैंने आप लोगों को दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, बफर स्टॉक एंड सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इनके द्वारा और एफसीआई से मिलके जो सरकार है वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है अनाज का, सारी चीजें स्टोरेज करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कम कीमतों पे आपको उपलब्ध कराती है। इसमें एक चीज और इंक्लूड होती है, वो क्या है? सहकारी समितियां। सहकारी मतलब जो एक दूसरे की सहायता से काम करें, यानी कि इकट्ठा होके। जैसे आपके पूरे क्लास में अगर व्यवस्था देखनी हो तो 5 लड़कियों का एक ग्रुप हम बना दें और वो कहलाएगा सहकारी ग्रुप, सहकारी समितियां। अब बाकी लड़कियों की व्यवस्था देखने के लिए 5 लड़कियां काम करेंगी। तो देखो, सहकारी समितियों की क्या आवश्यकता हो गई? सरकार सभी के घर में पहुंच नहीं सकती, जो मंत्रिमंडल बैठा है, तो उन्होंने क्या किया? एफसीआई जैसे कार्यालय, एफसीआई क्या कर रहा है? बफर स्टॉक बना रहा है, भंडारण कर रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पूरा क्या है? वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमको इसके थ्रू जाना है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कोटे तक, अब कैसे अनाज को पहुंचाया जाए, तो यहाँ पे इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इनकी भूमिका किनकी? सहकारी समितियां। जो सहकारी समितियां हैं लाइक अ क्रॉप्स बैंक, जैसे कि पैसे का बैंक होता है वैसे सहकारी समितियां क्रॉप्स बैंक हैं, ये समझो। ठीक है, वो इकट्ठा करती हैं, मतलब सरकार की तरफ से जो अनाज आए, एफसीआई ने भिजवाया, वो अपने यहाँ भंडारण करती हैं और उसको अपने अपने क्षेत्रों में, यानी सबसे जो निचला क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र, जहाँ की कोटे की दुकान में अनाज पहुंचाना है, वो पहुंचाने का काम कौन करेगा? निकालने और रखने का सहकारी समितियां। समझ में आ गया? तो ये सहकारी समितियों की क्या आवश्यकता हुई? जब भी कोई चीज ऊपर से, ऊपर का मतलब जब उसकी प्लानिंग होती है, वो नियम बनाए जाते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे तक हम जनता हैं, सरकार यहाँ है, जनता तक इम्प्लीमेंट कैसे हो? तो एक चैनल बनता है। आपको किसी स्टेशन पे पहुंचना हो तो प्रयागराज से आप बैठोगे, धीरे धीरे एक एक करके, मान लो दिल्ली पहुंचना है, तो एक चैनल बना है ना कि एक के बाद प्रोसीजर है, तब आप पहुंचेंगे। जैसे आपको इंटरमीडिएट में पहुंचना है, आपने एडमिशन इस कॉलेज में 6 से लिया, फिर 9 तक आज पहुंचे हो, फिर आगे एक एक पायदान पार करते हुए, तो इसी तरह पार करते हुए जो लास्टली है वो सहकारी समितियों के द्वारा जो क्रॉप्स है, खाद्यान्न है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उचित रेट के दुकानों पर। क्लियर? ये आपके लोकल बॉडीज है, मतलब जैसे आपका ये जो क्षेत्र है इसमें सहकारी समिति होगी, हर छोटे क्षेत्र में सहकारी समिति होती है। अब देखते हैं ये क्या है। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। जो कोटा की दुकानें हैं यही खोलती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें, उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। ठीक, दिल्ली में मदर डेयरी, देखो अभी इसने किसकी बात की? अभी हम लोगों ने बात की तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या है? दक्षिण और पश्चिमी भागों में ये जो फूड का जो प्रोटेक्शन है, ये जो खाद्य सुरक्षा है, वो ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्रों में या फिर दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत कारगर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जागरूक रहे हैं वहाँ के। ठीक है, वहाँ के किसान जागरूक रहे, वहाँ उत्पादन ज्यादा होता है, कैसे सरकारी जो प्लानिंग है उसको बुनाया जाए, कैसे उसका फायदा उठाया जाए, ये लोग जान रहे हैं। और जो बीच के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के या पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम पिट जाते हैं, तो यहाँ पे गरीबी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सहकारी समितियां चुस्त तरीके से कार्य करती हैं दक्षिण में और पश्चिमी क्षेत्रों में। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दिल्ली में जैसे मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। दिल्ली में क्या है? मदर डेयरी है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल, गुजरात प्रदेश में अमूल जो है ओरिजिन है कहाँ से? गुजरात प्रदेश से। तो गुजरात में दूध और दूध उत्पादों में अमूल एक सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। अमूल क्या है? सहकारी समिति है जो कि चीज बनाती है, बटर बनाती है, दूध से ही उत्पादित सारी चीजें हैं। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। श्वेत क्रांति मतलब दूध का इतना उत्पादन, उससे बहुत ज्यादा हमारा जीडीपी जो है, देश का जो आय है, वो बढ़ रहा है।
बहुत पहले जब मैं छोटी थी तो ये एक गाना भी आता था जो कि गुजरात के क्षेत्र से दूध का उत्पादन हो रहा है, जो वहां पे ग्वालियर होते थे वो अपना दूध बड़े बड़े ट्रक आते थे और उसमें दूध को भरा जाता था और वो ट्रक फैक्ट्री तक ले जाएंगे और अमूल कंपनी उन दूध को खरीदती थी। जब खरीदने वाला अच्छे दाम पे खरीदने वाला मिल जाएगा तो किसान को भी उत्साह होगा वो कार्य करने में और किसान भी धनी होने लगेंगे। जैसे अगर 2 भैंस है तो वो 4 भैंस और ले आएंगे और फिर दूध का उत्पादन होगा, दूध को देंगे वो अमूल वालों को, वहां वो बटर चीज बना के सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इवन वो अब्रॉड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उससे जो फायदा हो रहा है उसका एक हिस्सा किसानों को भी दे रहे हैं। तो किसान उससे प्रोत्साहित होंगे ना। आपको कोई काम दिया जाए उसके बदले आपको दाम दिया जाए तो आप प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, तो अमूल ने श्वेत क्रांति ला दी। श्वेत मतलब दूध, दूध का रंग सफेद होता है तो श्वेत क्रांति। इसी तरह पीली क्रांति क्या होती है? पीली दलहन क्रांति, दालों की क्रांति, दाल पीले होते हैं ना, तो दालों क्रांति, दालों में एक्सट्रीम उपज, बहुत ज्यादा उपज होना, उत्पादन होना, दूध का बहुत ज्यादा उत्पादन, तो ये। इसी तरह और भी चीजें होती हैं। हरित क्रांति, हरा यानी कि खेतों में ज्यादा उत्पादन। ठीक, तो इस तरह से कई क्रांतियों के नाम उसके रंग के आधार पर दिया है, प्रोडक्ट के, कलर के। तो अमूल एक सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की। मतलब एनजीओ, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग क्या है? महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, इन्होंने एनजीओ को भी प्रोत्साहन दिया। एनजीओ क्या करता है? सरकार से अलग वो ऐसे काम करेगा, लोगों से डायरेक्ट वो मिले होते हैं। जो एनजीओ के लोग होते हैं घर घर जाके किसानों के पास जाके उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उस समस्याओं को वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन सरकारी कार्यालय तक पहुंचाते हैं कि इस क्षेत्र के किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं, आप लोग कुछ कीजिए। तो वो एज ए मीडिएटर काम करते हैं। कोई भी एनजीओ जो होता है एज ए मीडिएटर काम करता है, वो कोई रूल नहीं बनाता। ठीक है, आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा ना, उसमें भी मैंने बताया कि हमारी जो कार्यपालिका न्यायपालिका तो है ही, लेकिन एनजीओ भी काम करता है कि लोगों की बात को वो अपनी तरफ से कहता है सरकार से। तो इसी तरह एनजीओ भी काम करते हैं खाद्य सुरक्षा के लिए भी, और एडीएस और गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। मतलब भैया तुम किसान हो, दूध अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो गाय भैंस को ये चीज खिलाओ, इस मौसम में ये चीज खिलाओ, इसको इस तरह से देखभाल करो। खेती अगर आपकी है तो उसमें क्या आपको डालना है, एक फसल के बाद कौन सी फसल लगानी है, ये सारी चीजें जो है आप वैज्ञानिक तरीके से कर पाएंगे जब आपको कोई बताने वाला रहेगा। तो ये सब प्रशिक्षण देती है और क्षमता निर्माण पर कार्यक्रम चलाती है। जागरूकता पर किसान को बैठ के बताते हैं कि आपके जो गाय है, भैंस है, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे आप खाद्यान्न को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है। देखो बैंक, अनाज बैंक में होता क्या होगा? वेरी गुड। जैसे बैंकों में हम लोग पैसा जमा भी करते हैं और लेते भी हैं, तो उसी तरह हमारे पास भंडार गृह नहीं है, हमने उत्पादन किया, एक्स्ट्रा उत्पादन को हम बैंकों में जमा कर दे रहे हैं। उसके बदले एक हमें बीमा के तौर पे, गारंटी के तौर पे मिलेगा कि जब आप चाहेंगे यहाँ से आप अपना अनाज ले सकते हैं। समझ गए? तो ये बैंकों की स्थापना, इससे क्या होता है, अनाज बर्बाद नहीं होते और फिर जहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना है वहां वो किया जा सकता है। ठीक है, सबके पास से अनाज इकट्ठा कर लिया तो सारे लोग तो आ नहीं जाओगे अनाज अपना वापस लेने, तो उस अनाज को जो नीडी प्रदेश है, जहाँ जरूरत है, जहाँ कम पैसे में देना है, गरीब है, वहां उनको सरकार बांट देगी। समझ गए बात को? उन्हें फैलाने, खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली। इसको आप लोग याद रखना। एडीएस जो है, एडीएस का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। आगे
सारांश दिया हुआ है, सारांश वही चीज है, इसको एक बार हम लोग रीड कर ले, ध्यान दो। यहाँ पूरा जो पढ़ा हम लोगों ने अभी 2-3 क्लास से जो पढ़ा है उसका यहाँ निष्कर्ष है, सारांश है। शॉर्टकट में उन्हीं चीजों को रिपीट किया हुआ है। तो इसको देखते हैं। किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है। इस बात का ध्यान रखना, केवल भोजन नहीं बल्कि पोषक भोजन। मतलब आपका पेट तो कुरकुरे, चिप्स, अटर पटर किसी चीज से भर जाएगा, है ना, लेकिन आपको संतुलित आहार, पोषक आहार चाहिए। जब आपको पोषक आहार नहीं मिलता तो बच्चे किसके शिकार हो जाते हैं? कुपोषण के। कुपोषण, पेट तो भर रहा है लेकिन पोषण नहीं मिल रहा, समझ गए? तो पोषक भोजन भी मिलना है। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है। मतलब कि आपको भोजन मिल रहा है ये तो ठीक है, अगर आप किसान नहीं है, उत्पादन नहीं कर सकते, तो आपको सामर्थ्य होना चाहिए, नहीं आपके पास रोजगार होना चाहिए, अर्निंग होना चाहिए, पैसे होने चाहिए उस अनाज को खरीदने। भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव भी असुरक्षित रह सकते हैं। निर्धनता रेखा, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, बार बार मैं इस चीज को बता रही हूँ। बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो अति गरीब हैं और उनको खाद्य असुरक्षा होती है, क्योंकि न उनके पास जमीन है, न उनके पास उत्पादन है, न ही इतना सामर्थ्य है, रोजगार है कि वो खरीद सके, तो वो मांगने को मजबूर हो जाते हैं। तो मांगे, इससे अच्छा कि सरकार उन्हें कम रेट पे उपलब्ध कराए। तो जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। संपन्न है, हम बहुत अमीर हैं, लेकिन आपदा कोई आ गई, आपदा समझ रहे हो ना? क्या? बाढ़, भूकंप, कोई ऐसी महामारी जैसे अभी कोरोना से हम लोग निजात पाए, ठीक है, तो इसकी दृष्टि से भी हम खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो। यद्यपि भारत, देखो समझो इसको 2 लाइन में समझो। भारत में खाद्य सुरक्षा या कहीं भी खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब? जो गरीब है, जो भोजन नहीं पा सकते, उनको भोजन उपलब्ध कराना। जो अमीर है लेकिन प्राकृतिक आपदा या किसी आपदा का शिकार है, उनको भोजन उपलब्ध कराना। भोजन 2 दृष्टि से हमारे पास नहीं हो सकता। हम भूखमरी के शिकार हो सकते हैं 2 तरह से, या तो हम गरीब हैं या तो प्रकृति ने ऐसी आपदा आ गई प्राकृतिक कि हम भोजन नहीं पा रहे। तो इन दोनों ही तरह से लोगों को सुरक्षित सरकार की प्लानिंग रखती है। सरकार ऐसे नियम बनाए, ऐसी चीजें करे, तो सरकार कर रही है। एफसीआई से लेके पीडीएस से लेके बफर स्टॉक, उसके बाद सहकारी समिति, ये सब उसके पार्ट है। समझ में आया? सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्य में लगे अनियत श्रमिक हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में जो अनियत श्रमिक मतलब शहरी में रोज रोज काम नहीं मिल रहा है उन लोगों को, वो लोग। देश के कुल क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में बहुत अधिक गरीबी है, जैसे ओडिशा में बहुत गरीबी है। ठीक है, जनजाति वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में, जनजाति क्या होती है? ट्राइब, जो बहुत अल्पसंख्यक होते हैं, बहुत कम जंगलों में रहने वाले आदिवासी। दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जैसे समुद्र का तट है ना, वहां पे प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके 2 घटक हैं। बफर स्टॉक, अनाज इकट्ठा करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनाज को बांटना। बफर स्टॉक यानी भंडारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी बांटना। तो बफर स्टॉक उसने और वितरण किससे किया? उन्होंने एक कार्यालय बना दिया, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। और इसकी हेल्प कौन करता है जनता तक पहुंचाने में? लास्ट, सहकारी समितियां। पूरा टर्म्स याद हो गया? बफर स्टॉक, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसने क्या किया? सहकारी समितियों की सहायता से कोटे की दुकान में उचित रेट की मूल्य की दुकान में पहुंचाए।
पहुंच गए आप तक अनाज? सब तक पहुंच गया अनाज? आगे चलो। फिर क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी चल रहे साइड में। निर्धनता, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, निर्धनता वाले चैप्टर में मैंने बताया है कई, उसमें ज्यादातर रोजगार कार्यक्रम, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। आपको गरीब नहीं रहना है यानी आपको रोजगार पाना है, तो रोजगार वाले में आ गए। आपको रोजगार पाना है यानी कि आप खाद्य दृष्टि से सुरक्षित हो गए, समझ गए? आप रोजगार नहीं मिल रहा है, आप गरीब हैं, तो आपको कोटे की दुकान पे जाइए, कम से कम इतना जीवित रहिए कि आप मेहनत करके रोजगार प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, यानी कि गरीबी न रहे इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। काम के बदले अनाज हुआ, और भी रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, ठीक है, जिनमें खाद्य सुरक्षा के घटक भी शामिल था। जैसे कि आप लोग का जो मिड डे मील है, ये क्या है, पार्ट ऑफ गरीबी उन्मूलन। मतलब कि गरीब लोग कहते थे कि हम बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है, आप कह रहे हो स्कूल भेजो, शिक्षा बहुत जरूरी है, आगे चल के वो रोजगार करेंगे, काबिल बनेंगे, प्रशिक्षित बनेंगे, मानव पूंजी बनेंगे। लेकिन भैया हमें तो खाने को भी नहीं है, तो हम कहाँ से बच्चों को स्कूल भेजें? क्या बच्चे भूखे स्कूल जाएंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। बच्चे को पहले स्कूल तो भेजो, खाना वो यहाँ से खाएंगे, भूखे पेट नहीं, समझ गए? यानी बच्चे के खाने की चिंता मत कीजिए, उसे यहाँ भेजिए, खाना उपलब्ध होगा और वो पढ़ाई करे। इससे शुरू हुआ मिड डे मील, समझ गए? इनमें से कुछ कार्यक्रम है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, वही मिड डे मील जो अभी बताया, अंत्योदय अन्न योजना, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। यानी सहकारी समितियां और एनजीओ ये भी इसमें काम कर रहे हैं। जैसे मान लो आपका क्षेत्र है, आपको लग रहा है सरकार ने तो बड़ी बड़ी नीतियां बना दी, लेकिन मेरे क्षेत्र में तो गरीब लोग हैं, गरीबों को कोटा में राशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप लोग 2-4 लड़कियां मिलकर एक एनजीओ बना ली। मान लो एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्राइवेट एक समिति बना ली, और आप घूम घूम के सबका लिस्ट में नाम लिख दिए, इन लोगों को कोटा की दुकान पे नहीं मिल रहा है, जबकि ये बीपीएल धारक है, राशन कार्ड है। कुछ लोगों को आपने नॉमिनेट किया कि इनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, क्यों नहीं बना राशन कार्ड, उसका पता किया, और फिर सरकारी कार्यालय में जाके आप उन जनता के लिए आप लड़ेंगे। वो जागरूक नहीं है, जागरूक करोगे और आप उनके लिए कुछ स्टैंड लेके उनका भला करोगे। तो आप कौन सी संस्था बन गए? एनजीओ, गैर सरकारी संगठन। सरकारी तो हो नहीं आप 5, समझ गए बात को? तो इस तरह कई सारे एनजीओ भी उभर आते हैं। फिर आपका काम उत्कृष्ट होता है तो एनजीओ सरकार से संबद्ध हो जाती है, फिर उनको सरकार के कुछ पारितोषिक मिलने लगता है। दूरस्थ मतलब बहुत दूर दूर के, दूरस्थ क्षेत्र जैसे पहाड़ों पे, वहां पहुंच नहीं है परिवहन की, ठीक है, बैठो, या जनजाति क्षेत्र जहाँ पे जंगलों के बीच में जंगल पार करके जाना है। दूरस्थ का मतलब बहुत दूर दूर के, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पे। अभ्यास का करा दिया जाएगा बाद में। ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, यानी कि अर्थशास्त्र आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा वो बाकी है अब? हाँ, इकोनॉमिक्स का ही तो है।